अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, क्या हाल है भाई? ठीक ठाक सर, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं सर। अल्हम्दुलिल्लाह। सर पेपर्स का वो कह रहे हैं कि 50% रिटर्न होगा, 50% वाइवा विद कैमरास ऑन। ये ठीक है ये नोटिफिकेशन? हाँ जी, ठीक है। अच्छा जी। हाँ जी, ये ठीक है नोटिफिकेशन। एंड और सर ये उसका है ईद के बाद हो रहे हैं मीट्स? हाँ, ईद के बाद वाले वीक में 17 तारीख से। ओके सर। अच्छा जी। तो वो आज बात करेंगे कि क्या क्या कोर्स वगैरह आ रहा है और क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। तो मैं बता दूंगा इंशाल्लाह कल के लेक्चर में भी, आज के लेक्चर में भी कुछ चीज़ें बताऊंगा। तो उसके हिसाब से ना आप लोगों ने उसकी बस तैयारी रखनी है पूरी। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लेक्चर का आगाज़ करते हैं। अच्छा, लास्ट वीक जो है वो हमने चैप्टर नंबर 5 टाइम रिस्पॉन्स को स्टार्ट किया था। और टाइम रिस्पॉन्स में ये चूँकि आप लोगों ने थोड़ा बहुत कवर किया हुआ है, तो मैंने इसकी जो थी वो थ्योरेटिकल पार्ट कवर कर दिया था। और इसमें जो था वो कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी मैंने करा दिए थे। तो टाइम रिस्पॉन्स में हमने जो है वो सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर सिस्टम्स को देखा था। उसके बाद उससे पहले जो है वो पोल्स और ज़ीरोस का कॉन्सेप्ट हमने देखा था। अच्छा जी, आई तक स्क्रीन है।
अच्छा जी, तो लास्ट टाइम जो है वो हमने चैप्टर नंबर 4 टाइम रिस्पॉन्स को स्टडी करना स्टार्ट किया था। इसमें सबसे पहले पोल्स और ज़ीरोज़ को हमने देखा था कि पोल्स और ज़ीरोज़ आप कैसे निकालते हो। उसके बाद फिर हमने फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम्स को देखा था कि उसके पोल्स हम कैसे निकालते हैं। फिर हमने जो है वो इसमें फोर्स रिस्पॉन्स और नेचुरल रिस्पॉन्स, राइज टाइम, सेटलिंग टाइम, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स, इस सब को हमने डिटेल में स्टडी किया था। फिर हमने जो है वो का जो ट्रांसफ़र फंक्शन निकलता है उसमें आपके पास ये एग्जांपल की थी जिसमें हमने स्टेप रिस्पॉन्स को देखा था कि स्टेप रिस्पॉन्स फाइनल वैल्यू कैसे निकालते हैं। फिर जो है वो ए हम कैसे निकालते हैं, कि जो गेन है वो कैसे हम निकालते हैं। फिर सेकंड ऑर्डर सिस्टम्स को हमने 4 टाइप्स पढ़ी थी, जिसमें ओवर डैम्प्ड, अंडर डैम्प्ड, अनडैम्प्ड और क्रिटिकली डैम्प्ड रिस्पॉन्स को हमने पढ़ा था। तो उसके बाद जो है वो फिर हमने जो है वो लेप्लास ट्रांसफॉर्म सॉल्यूशन देखा था स्टेट इक्वेशन का, और लेप्लास ट्रांसफॉर्म का जो स्टेट इक्वेशन का सॉल्यूशन था उसका मैंने कहा था कि मैं आपको एक न्यूमेरिकल पहले कराऊंगा, फिर हम आगे चलेंगे। तो पहले वो मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा, उस न्यूमेरिकल के बाद जो है वो फिर हम जो है वो अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और कल जो है वो आपका जो है वो दूसरा क्विज होना है चैप्टर नंबर 3 से, जो कि मॉडलिंग इन टाइम डोमेन है। और उस चैप्टर से जो क्विज है उसी में से मैंने जो है वो असाइनमेंट भी आपको दी हुई थी। तो वो असाइनमेंट और उसके साथ ये क्विज करके हमारे जो है वो 2 क्विज और 2 असाइनमेंट जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे आपके जो ईद के फ़ौरन बाद मिड है उससे पहले। तो ये सब सारा आपका था जी क्विज और असाइनमेंट से रिलेटेड। अब मैं पहले न्यूमेरिकल करा देता हूँ, फिर मैं आगे मिड का भी बताता हूँ कि मिड में किस तरह का कोर्स आ रहा है या जो बाकी चीज़ें हैं वो किस तरीके से हो रही हैं। अच्छा जी, ये शेयरिंग नहीं हो रही, करेंगे स्टार्ट। अच्छा ये सेकंड ऑर्डर तो मैंने करा दिया था। अच्छा हाँ, ये था कि आपके पास अगर इसको सादा अल्फाज में मैं अगर एक्सप्लेन करूँ कि अगर आपके पास जो है वो एक स्टेट स्पेस में सिस्टम गिवन हो, तो उस स्टेट स्पेस के सिस्टम को से अगर आपने जो है वो स्टेट इक्वेशन को सॉल्व करते हुए आपने जो है वो आउटपुट निकालनी है, आउटपुट की वैल्यू निकालनी है, वो कैसे आप निकालोगे तो उसको हम देखेंगे। फिर इस एग्जांपल में आपके पास इसी स्टेट स्पेस की इक्वेशन से अगर आपने आइगन वैल्यूज़ या सिस्टम के पोल्स निकालने हो तो वो कैसे निकालेंगे। मैंने बताया था कि पोल निकालने के लिए आप ये करते हो कि जो भी आपको सिस्टम होता है उसमें उसका SI-A का मैट्रिक्स लेते हो और उसका डिटर्मिनेंट ले लेते हो, उसको ज़ीरो के इज इक्वल टू ज़ीरो करके उसका पोल निकाल लेते हो। तो आज मैं इसकी जो है वो एक एग्जांपल कराऊंगा जिससे ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि ये आप कैसे इस जो है वो इसमें इंप्लीमेंट करते हो। अच्छा जी, आपको जो सिस्टम गिवन है वो कुछ ऐसा सिस्टम है जी कि एक्स डॉट इज इक्वल टू, जो मैट्रिक्स आपको गिवन है वो 0 1 0 0 1, वही जो हमने पहले मैट्रिक्स यूज़ की थी, मैं वही मैट्रिक्स यूज़ कर रहा हूँ, -24 -26 -9 x प्लस 0 0 1 e रेज़ टू पावर -t, और जो आउटपुट मैट्रिक्स है y इज इक्वल टू 1 1 0 x है, और उसने आपको दिया हुआ है x ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 0 2, और आपको उसने कहा हुआ है जी कि सॉल्व करें स्टेट इक्वेशन को, मैंने SC उसको कहा हुआ है, और ऑब्टेन
output for given exponential इनपुट। एक ये इसने आपको कहा हुआ है और दूसरा इसने आपको कहा हुआ है कि आइगन वैल्यूज और सिस्टम का पोल फाइंड करें। ये दो चीज़ें उसने आपको कहा हुआ है। अच्छा, अब सबसे पहले जो हमने इसकी आउटपुट इक्वेशन फाइंड करनी है, वो आउटपुट इक्वेशन फाइंड करने का जो तरीका है वो क्या है। आउटपुट इक्वेशन का जो, जिसे हमने लास्ट टाइम पढ़ा भी था, जो मैं अभी आपको रिवाइज भी करा रहा था, उसका बेसिक तरीका आपके पास ये है कि आपने एक्स ऑफ एस की इक्वेशन निकालनी होती है। तो पहले को अगर हम सॉल्व करेंगे तो एक्स ऑफ एस की जब आप इक्वेशन निकालोगे तो वो आपके पास आती है एस आई माइनस ए इनवर्स एक्स ऑफ ज़ीरो प्लस बी यू ऑफ एस। ये आपके पास इसकी जो है वो इक्वेशन आ रही होती है। तो ये इस इक्वेशन की सारी चीज़ें अगर आप फाइंड कर लेते हो तो आप एक्स ऑफ एस इसमें से निकाल सकोगे। एक्स ऑफ एस निकालने का मतलब ये है कि आप इसमें से एक्स वन ऑफ एस, एक्स टू ऑफ एस और एक्स थ्री ऑफ एस जो है वो निकाल लोगे और फिर आप वो वाई में प्लग इन करके, बेसिकली ये है आप जो स्टेट वेरिएबल्स है इसकी वैल्यूज निकाल के फिर आप वाई की इक्वेशन में जो आउटपुट की इक्वेशन है उसमें प्लग इन करके आप उसको जो है वो सॉल्व कर सकते हो। तो बेसिकली ये जो मेरे पास एक्स गिवन है, इसके कंपोनेंट हम फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि x1 है, x2 है, x3 है। ये हम जो है वो फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं स्टेट वेरिएबल्स। तो ये फाइंड करने का तरीका जिसका पता है एस आई माइनस ए इनवर्स सबसे पहले हमने फाइंड करना है। तो एस आई माइनस तो चलिए शेयरिंग कर दो भाई। अच्छा जी, आ गई। अच्छा, अब एस आई माइनस ए इनवर्स आपने सबसे पहले फाइंड करना है। तो एस आई माइनस ए को अगर आप निकालो तो वो बनता है आपके पास ये ए का मैट्रिक्स आपको ये वाला गिवन है। तो एस आई माइनस ए को जो आप करोगे तो वो सिंपल बनेगा एस माइनस वन ज़ीरो ज़ीरो एस माइनस वन 24 26 एस प्लस 9। और जब आप इसका जो है वो इन्वर्स निकालोगे, जो हमने लास्ट जब चैप्टर में यही मैट्रिक्स को मैं लास्ट चैप्टर में मैंने सॉल्व किया था, तो मैंने इसकी इन्वर्स निकाला था। वो इन्वर्स जो आया था एस स्क्वेयर प्लस 9s प्लस 26 एस प्लस 9 1 माइनस 24 माइनस 24 एस स्क्वेयर प्लस 9s आया था इधर, और उसके बाद माइनस 26 एस प्लस 24 आया था, और फिर एस स्क्वेयर आया था डिवाइडेड बाय एस क्यूब प्लस 9s स्क्वेयर प्लस सर 26s प्लस 24। हाँ जी, सर क्वेश्चन के नीचे पॉइंट वन है, उसमें क्या लिखा हुआ है? सॉल्व स्टेट इक्वेशन।
and obtain output for given exponential input. ओके सर, ठीक है, थैंक यू। अच्छा जी, तो ये अब आपके पास जो है वो +26s +24 है। ये अब आपके पास जो है SI माइनस इनवर्स हमने लास्ट चैप्टर में जब निकाला था तो ये आ रहा था। अब जो है वो आपने इसमें से जो है वो x1 ऑफ s निकालना है, x2 ऑफ s निकालना है और x3 ऑफ s निकालना है। तो उसका जो तरीका है वो अब आपके पास जो है वो क्या है कि आपने से ने जो आपके पास जो क्वेश्चन में इक्वेशंस गिवन है उस इक्वेशंस में से आपने x1 ऑफ s की वैल्यू निकालने की कोशिश करनी है। तो वो x ऑफ, और उसमें आपको सारी बात है कि x ऑफ 0 भी जो है वो आपको गिवन है। तो जब वो आप निकालते हो तो उसमें से आपके पास x1 ऑफ s, x2 ऑफ s और x3 ऑफ s की वैल्यूज़ उसमें से आपके पास निकलेंगी। कैसे निकलेंगी, मैं एक वैल्यू आपको निकाल के भी दिखा देता हूँ कि ये किस तरीके से आपने इसमें से निकालना है। अच्छा, अब ये x ऑफ s जो है ये है, ठीक है। इसमें से SI माइनस ए इनवर्स मैं देखता हूँ मैं इसको कॉपी कर सकता हूँ पूरे को कि नहीं। अच्छा, मैं पूरे को नहीं कॉपी कर सकता इसमें से, चलो देख लेते हैं पूरे। अच्छा, तो अब जब मैं ये SI माइनस ए इनवर्स जो है वो इधर प्लग इन करूंगा और x ऑफ 0 मेरे पास क्वेश्चन में गिवन है, ये जो है ये x ऑफ 0 मेरे पास इधर गिवन है। b जो है b मैट्रिक्स की जहाँ तक बात है तो ये मेरे पास b मैट्रिक्स भी इधर से गिवन है। और इसको जब मैं आप सॉल्व करूंगा इन सारी इक्वेशंस को तो मेरे पास जो है वो x1 ऑफ s आएगा, x2 ऑफ s आएगा और x3 ऑफ s आएगा। वो कैसे आएगा, मतलब मैं अगर मैंने x ऑफ s निकालना है तो मैं पहले इसको लिख देता हूँ, s स्क्वेयर प्लस 9s प्लस 26 s प्लस 9 1 माइनस 24 माइनस 24 s स्क्वेयर प्लस 9s माइनस 26 s प्लस 24 s स्क्वेयर डिवाइडेड बाय s स्क्वेयर प्लस नहीं s क्यूब होगा, यहाँ s क्यूब है, s क्यूब प्लस 9s स्क्वेयर प्लस 26s प्लस 24, ये मल्टीप्लाई होगा अब इससे x ऑफ 0 जो था वो अब आपके पास था 102 प्लस b जो है आपके पास वो ये है 001 और अब आपके पास जो है वो u। अच्छा, अब ये जो u है ये क्या है, ये वाला जो u ऑफ s है, u ऑफ s जो है वो आपके पास जो है वो e रेस्ट पावर माइनस टी, ये u है आपके पास, ये वाला जो है जो सवाल में कहना, ये अब आपके पास जो है वो u है, u ऑफ t है। इसका जो e रेस्ट पावर माइनस टी, इसका आपको u ऑफ s डालना है। तो इसका जो u ऑफ s, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकलेगा, वो निकलेगा आपके पास 1/s प्लस 1, और ये 1/s प्लस 1 आप इधर प्लग इन कर दोगे, ये अब आपके पास u ऑफ s आ जाएगा। अच्छा, अब आपके पास मैट्रिसेस देख लेते हैं। ये 3x3 की मैट्रिक्स है,
और ये जो है 3x1 की मैट्रिक्स है, ये भी 3x1 की मैट्रिक्स है। जब आप इन दोनों को प्लग करोगे तो ये 3x1 की मैट्रिक्स बन जाएगी। अब इसमें से जो है वो आप जो है वो x1 ऑफ s, x2 ऑफ s, x3 ऑफ s इसमें से आप जो है वो निकालते जाओगे, क्योंकि ये x ऑफ 0 जो है ये x1, x2, x3 इस तरह आपको इसमें गिवन है। तो अब जब आप x1 ऑफ s निकालोगे, इसको सॉल्व करोगे पहली रो को, ये इस पहली रो को इसके साथ जब सॉल्व करोगे तो अब आपके पास जो वैल्यू आएगी वो कुछ इस तरीके से आएगी, s³ प्लस 10s² प्लस 37s प्लस 29 डिवाइडेड बाय s प्लस 1, s प्लस 2, s प्लस 3 और s प्लस 4। इसी तरह जो है वो आप जो है वो x2 ऑफ s को भी निकालोगे, और x2 ऑफ s को जब आप निकालोगे तो वो 2s² माइनस 21s माइनस 24 डिवाइडेड बाय s प्लस 1, s प्लस 2, s प्लस 3 और s प्लस 4 आ जाएगा। इसी तरह ये आप जो है x1 ऑफ s किसको मल्टीप्लाई करके आया? पहली रो को इसके साथ, ओके सर। x2 ऑफ s दूसरी रो को इसके साथ, x3 ऑफ s तीसरी रो को उसके साथ मल्टीप्लाई करोगे। s प्लस 4। तो इस तरीके से अब आपके पास ये तीनों x1 ऑफ s, x2 ऑफ s, x3 ऑफ s आ जाएंगे। अब जब आपके पास जो आउटपुट इक्वेशन जो आपने निकालनी है y ऑफ s वो सिंपल होगी। अब आपके 1 1 0 x1 ऑफ s, x2 ऑफ s, x3 ऑफ s, ये अब आपके पास जो है वो आउटपुट मैट्रिक्स बन के सामने आ जाएगी। चूंकि इधर 0 है तो टेक्निकली अब आपके पास जो y1 होगा वो x1 ऑफ s प्लस x2 ऑफ s ही होगा, क्योंकि यहाँ पे आपके पास 0 है। उसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास जो है y ऑफ s जो है वो बनेगा s³ प्लस 12s² प्लस 16s प्लस 5 डिवाइडेड बाय s प्लस 1, s प्लस 2, s प्लस 3 और s प्लस 4। इसको जब आप सॉल्व करोगे पार्शियल फ्रैक्शन से तो -6.5 डिवाइडेड बाय s प्लस 2 प्लस 19 डिवाइडेड बाय s प्लस 3 प्लस माइनस 11.5 डिवाइडेड बाय s प्लस 4। इसका जब आप इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म लोगे तो y ऑफ t इज इक्वल टू -6.5 e रेज़ टू पावर -2t प्लस 19 e रेज़ टू पावर -3t माइनस 11.5 e रेज़ टू पावर -4t आ जाएगा। ये तो पहला पार्ट हो गया जिसमें उसने आपको कहा था पहले पार्ट में कि जो है y ऑफ s की जो है ऑब्टेन आउटपुट इक्वेशन, आउटपुट फॉर गिवन इनपुट। दूसरा जो पार्ट था इसमें उसने आपको कहा था कि जो आपने आइगन वैल्यूज फाइंड करनी है और पोल फाइंड करने हैं। और जो जिस तरह मैंने कहा था कि आप जो है पोल फाइंड करने का आपके पास बेसिक सा तरीका होता है। वो तरीका ये होता है आपके पास कि आप जो है वो पोल के लिए डिटर्मिनेंट फाइंड करते हो एस आई माइनस ए का, और उसको इज इक्वल टू
ज़ीरो प्लग इन कर देते हो। तो अगर आप इसके डिटर्मिनेंट एस आई माइनस ए का फाइंड करोगे और उसका फाइंड करोगे तो उससे आपको पोल जो है वो मिल जाएंगे। और एक और जो तरीका है वो आप इधर देखो तो आपको इधर भी जो है वो पोल नज़र आ रहे हैं, -2, -3, -4, ये आपको नज़र आ रहे हैं कि ये अब आपको पोल्स इधर गिवन है। तो जोन सा मर्जी तरीका आप यूज़ कर लो, आप उससे ये फाइंड कर सकते हो। तो डिटर्मिनेंट ऑफ एस आई माइनस ए, ये अब आपका बी पार्ट है, उसको अगर आप या तो ज़ीरो प्लग इन कर दो तो भी अब आपके पास जो है वो पोल्स आ जाएंगे और आइगन वैल्यूज़ भी वही आ जाएंगी, वो आएंगी एट -2, -3 और -4। या आप इधर जो आपने वाई टी निकाला है तो ये -2, -3 और -4 ये दोनों आपको बता रहे हैं कि ये आपके पास पोल्स और आइगन वैल्यूज़ के सेट आपके पास आ जाएं। तो इस तरीके से जो है वो आपने ये जो आखिरी चीज़ हमारे पिछले चैप्टर की रह गई थी जिसमें कोई भी स्टेट इक्वेशन आपके पास आ जाए तो उससे आपने किस तरह पोल्स निकालने हैं या आपने उससे जो है वो अपने स्टेट इक्वेशंस के स्टेट वेरिएबल निकालने हैं। तो वो किस तरह निकालते हैं वो मैं इस एग्जांपल के थ्रू आपको कराना चाहता। ये आपके बुक की एग्जांपल है, आपके बुक की एग्जांपल ये मैंने कराई है। कौन सी एग्जांपल है जी? ये है 4.11। तो इसको खुद से भी आप अटेम्प्ट करना, और इसी के साथ की जो एक है वो अब आपने खुद करनी है, बहुत आसान है। वो है जी स्किल असेसमेंट 4.9। ये आपने लाजमी अटेम्प्ट करना, ये इससे रिलेटेड ही है। मैंने तो आपको थर्ड 3x3 मैट्रिक्स ही करा दी एग्जांपल। ये जो है स्किल असेसमेंट 2.2 मैट्रिक्स है, ये आसान है आपके लिए करना। तो इसको आप सॉल्व करके आराम से जो है वो अपने रिक्वायर्ड वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हो। और इसी पैटर्न पे, जिस पैटर्न पे क्या नाम है मैंने ये एग्जांपल कराई, इसी पैटर्न पे आपने इसकी असेसमेंट सॉल्व करनी है। तो ये एक जो पिछला बार था वो रह गया था, इसमें किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ सकता है। क्लियर है सर ये? अच्छा जी, अब हम अगले पार्ट पे चलते हैं। अच्छा जी, आज जो हमारा टॉपिक है वो है रिडक्शन ऑफ मल्टीपल सबसिस्टम्स। ये कॉन्सेप्ट जो है ये आप लोगों ने पहले से पढ़ा हुआ है। मैं जस्ट इसको एलसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा कि एलसीएस में इसकी क्या सिग्निफिकेंस होती है। तो अभी तक जो है वो हमने जो भी सिस्टम लिया है वो एक सिंगल ब्लॉक लिया था। हम सिंगल ब्लॉक से क्या मुराद है? सिंगल ब्लॉक से आपकी जो मुराद है वो ये है कि हम जो है वो एक ब्लॉक लेते थे और हम कहते थे जी ये इसका ट्रांसफ़र फंक्शन है, ये इसकी इनपुट है और ये इसकी आउटपुट है। अब ये जो सिंगल ब्लॉक था, इस सिंगल ब्लॉक का हम ट्रांसफ़र फंक्शन एक मैट्रिक्स की फॉर्म में ले लेते थे। लेकिन अगर आपके पास जो रियल सिस्टम्स होते हैं उसमें कई सब सिस्टम्स जो है वो लगे होते हैं, और कई सब सिस्टम जब लगे होते हैं तो वो सब सिस्टम जो होते हैं वो आपस में कनेक्टेड भी होते हैं और वो कॉम्प्लिकेटेड भी होते हैं। तो आपने अगर सिंगल ट्रांसफर फंक्शन का रिस्पॉन्स देखना है तो उसके लिए फिर अब आपको जो है वो तमाम सब सिस्टम्स को एक इक्विवेलेंट सिंगल ट्रांसफर फंक्शन में करना पड़ता है, ताकि आप उसका जो आउटपुट ओवर इनपुट का रेशो है या ट्रांसफर फंक्शन सादा अल्फाज में निकाल सको। तो उसके लिए हम ब्लॉक डायग्राम को यूज़ करते हैं, और उसके लिए जो टेक्निक्स हैं वो पहले से जो इम्प्लीमेंट हुई होती हैं वो वही होती हैं। अब इसमें जो डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ होती हैं वो किसी भी सब सिस्टम के लिए, मतलब कई से मल्टीपल सब सिस्टम्स हो और उनको आपने एक सब सिस्टम में लेकर एक सिस्टम में लाना हो तो उसके लिए समिंग जंक्शन और पिक पॉइंट्स यूज़ होते हैं। समिंग जंक्शन क्या करता है जी? समिंग जंक्शन ये करता है जी कि आपके जो दो वैल्यूज़ हैं उनको प्लस या माइनस कर देगा। जिस तरह ये आपके पास जो है वो एक समिंग जंक्शन इसने दिखाया हुआ है जिसमें R1 ऑफ एस
R2 ऑफ एस और R3 ऑफ एस, तीन मेरे पास इनपुट्स आ रही हैं। मैं इन तीनों को कंबाइन करके एक ही बना देता हूँ C ऑफ एस इज इक्वल टू R1 ऑफ एस प्लस R2 ऑफ एस माइनस R3 ऑफ एस। जब मैं तीनों को कंबाइन करके एक ही बना देता हूँ तो ये मेरे जो है वो तमाम मल्टीपल सब सिस्टम जो है वो एक सिंगल सिस्टम में इंटीग्रेट होके आ जाते हैं। एक तो ये चीज़ है जिसको हम समिंग जंक्शन कहते हैं। फिर दूसरे मेरे पास आते हैं पिक ऑफ पॉइंट्स। पिक ऑफ पॉइंट्स क्या चीज़ होती है? पिक ऑफ पॉइंट जो होता है वो ये होता है कि आपके पास अगर एक आर ऑफ एस आ रहा है तो इस आर ऑफ एस ने आगे जाके तीन जगहों पे मल्टीप्लाई होना है डिफरेंट सिस्टम्स के साथ। तो मैं इस आर ऑफ एस को डिवाइड करके तीन डिफरेंट पॉइंट्स पे दे देता हूँ, मल्टीपल कॉपीज उसकी बना के आगे दे देता हूँ, ताकि क्योंकि हर पॉइंट की डेस्टिनेशन डिफरेंट है। हो सकता है ये मल्टीप्लाई हो रहा हो x1 ऑफ एस के साथ, ये हो सकता है x2 ऑफ एस के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो, ये x3 ऑफ एस के साथ, तीनों मल्टीपल डिफरेंट डेस्टिनेशन में जाकर मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मैं पिक ऑफ पॉइंट के जरिए जो है वो किसी भी आर एस इनपुट सिग्नल को डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा सेवरल आउटपुट पॉइंट्स पे। ये जिस तरह आपके पास मक्स और डीमक्स का कॉन्सेप्ट होता है, सेम वही यहाँ पे पिक ऑफ पॉइंट का कॉन्सेप्ट आपके पास आ रहा होता है। अच्छा, उसके बाद आती है कैस्केड फॉर्म। कैस्केड फॉर्म जो होती है वो ये होती है कि आपके पास एक सपोज आर ऑफ एस का सिग्नल आया, वो सबसे पहले गेन 1 G1 ऑफ एस से मल्टीप्लाई हुआ, फिर वो अगली बार गया गेन 2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ G2 के साथ, फिर अगली बार गया गेन 3 के साथ जाके मल्टीप्लाई हुआ और उसकी आउटपुट बन के आ गई। तो आप क्या करते हो कि आप जो है वो इन तमाम G1 G2 G3 सब सिस्टम्स को एक ही सिंगल ब्लॉक में लाने की कोशिश करते हो, ताकि आपके लिए उसको ट्रांसफर फंक्शन निकालना और उसको आगे मैथमेटिकल इक्वेशन में सॉल्व करना आपके लिए जो है वो आसान हो जाए। तो उसके लिए आप ये करते हो कि आप इन तीनों G1 G2 G3 को कंबाइन करके एक सिस्टम में लाते हो और उसको एक सिंगल ब्लॉक में कर देते हो। उस सिंगल ब्लॉक में लाने के लिए आप क्या करते हो कि आप आर ऑफ एस और सी ऑफ एस के दरमियान देखते हो कि कितने गेंस आ रहे हैं। G3 G2 G1 तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो G3 G2 G1 मल्टीप्लाई करके आर ऑफ एस इनपुट पे और सी ऑफ एस आउटपुट पे। तो ये आपके पास जो है वो कॉन्सेप्ट आता है। इसकी हम एक भी एग्जांपल करते हैं, उससे ये चीज़ जो है वो क्लियर होगी कैस्केडेड फॉर्म की। अच्छा, अब ये जो अब आपके पास आपने ये गेंस जो सेलेक्ट किए थे, ये गेंस जो इस तरह सेलेक्ट किए थे कि इन गेंस की वजह से जो है वो सपोज G3 की वजह से या G2 की वजह से G3 पे कोई लोडिंग का इफेक्ट नहीं आता। लोडिंग का इफेक्ट क्या चीज़ है? लोडिंग का इफेक्ट इस तरीके से कि क्या है, इलेक्ट्रिकल की एग्जांपल दूं? हाँ, बल्कि ये एग्जांपल ज़्यादा रेलेवेंट है। आपके पास सपोज एक पावर सप्लाई है जिसको आपने जो है वो 12 वोल्ट पे सेट कर लिया कि ये 12 वोल्ट आउटपुट दे आपको डीसी, और आपने जब उसको सेट किया और उसकी प्रोब शॉर्ट करके देखी तो वो 12 वोल्ट दे देता है, और उसकी सारी चेक वगैरह करके आपने देख लिया पावर सप्लाई आपको 12 वोल्ट आउटपुट दे रही है। अच्छा, अब आप ने अपना सर्किट लिया, जिस सर्किट को आपने 12 वोल्ट देने थे, और सर्किट में 12 वोल्ट अप्लाई किए। तो जैसे ही आप अपने सर्किट पे पावर सप्लाई से 12 वोल्ट अप्लाई करते हो तो आप देखते हो कि पावर सप्लाई की जो वोल्टेज है वो 12 वोल्ट से रिड्यूस होकर अक्सर 11.9 11.95 11.8 वोल्ट हो जाती है। ये जो जब आपने लोड उस पर नहीं कनेक्ट किया हुआ था या सर्किट नहीं कनेक्ट किया होता तो 12 वोल्ट दे रही थी आपकी सप्लाई, और जैसे ही आपने लोड या सर्किट कनेक्ट कर दिया तो उसने 12 वोल्ट से कम करके 11.8 या 11.9 वोल्ट देना शुरू कर दिए। ये लोडिंग है कि आपके लोड या आपके उस सर्किट की वजह से जो है आपकी सप्लाई पे लोडिंग का इफेक्ट आ गया। तो आप ऐसे समझो कि G3 जो है वो सर्किट है, G2 आपकी सप्लाई है। तो जब आप G2 को G3 से कनेक्ट करो तो G3 की वजह से G2 पे लोडिंग का इफेक्ट नहीं आना चाहिए। ये तो हमने जो मल्टीपल सब सिस्टम्स बनाते हैं ये इस वजह से बनाते हैं कि हमारे पास जो है वो लोडिंग का कॉन्सेप्ट इसमें ना आए। लेकिन अगर लोडिंग हो जाती है तो उसका नुकसान क्या है वो इस स्लाइड में आपको नज़र आ रहा है। तो हमारा जो फार्मूला है कैस्केडिंग सब सिस्टम्स का, ये इनवैलिड हो जाएगा अगर हमारे पास लोडिंग का कॉन्सेप्ट आ रहा होगा। सपोज आपके पास G1 ये है, V1 डिवाइडेड बाय Vi ऑफ एस, V1 आउटपुट है, Vi आपके पास जो है वो इनपुट है। इसी तरह G2 है, वो V2 और V1 ऑफ एस, V2 आउटपुट है, V1 जो है वो आपके पास जो है वो इनपुट है। अब मैं इन दोनों सर्किट्स को, ये जो G1 G2 है, जिस तरह ब्लॉक डायग्राम में मेरे पास G1 और G2 कैस्केड हुए थे, अब मैं कैस्केड कर रहा हूँ।
तो ये G1 और G2 मैंने कैस्केड कर दिए, R1 C1 इधर आ गया, R2 C2 इधर इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब इसकी जो वैल्यू आती है वो इज इक्वल टू G2 इंटू G1 आनी चाहिए असूलन, लेकिन वो ये वैल्यू नहीं आती। उसकी वजह ये है कि लोडिंग की वजह से आपके पास जो है वो कैस्केड में जो ट्रांसफ़र फंक्शन आप निकालोगे वो अब आपके पास जो है वो लोडिंग की वजह से ये ट्रांसफ़र फंक्शन नहीं आएगा। इनफैक्ट जो लोडिंग की वजह से आपके पास आ रहा होगा वो ये गेन के दरमियान में आ रहा होगा और उसके साथ ये जो है वो आपका ट्रांसफ़र फंक्शन आ रहा होगा। क्योंकि देखो टेक्निकली अगर इसका गेन 1 है सपोज और इसका गेन 12 है, तो यहाँ पे जब इन दोनों सर्किट्स को आप कंबाइन करोगे तो 12 गेन आपके पास आना चाहिए। वो 12 नहीं आएगा, वो हो सकता है आपके पास वो 11 हो जाए, 10 हो जाए, 9 हो जाए, 8 हो जाए, कुछ भी हो सकता है। ये जो चेंज होगा वो इस गेन के की वजह से, अगर वो लोडिंग के इफेक्ट को आप कैटर कर रहे होते हो कि आपकी जो एफिशिएंसी है किसी भी सर्किट की वो मुतासिर होती है। तो उसके लिए अब आप क्या करते हो कि जब ये 12 नहीं होगा तो इसके लिए आप ये गेन के का कॉन्सेप्ट लेकर आते हो कि ये गेन के एक ऐसा एम्पलीफायर है जो कि आपके इस नेटवर्क से निकलने वाली आउटपुट को एम्पलीफाई करके इसको देगा, ताकि आपकी जो आउटपुट है वो ये 12 × 1 12 आपको इधर मिल सके। तो ये एक ऐसा एम्पलीफायर आप लगाते हो जिससे आप जो है वो इक्विवेलेंट ट्रांसफर फंक्शन लेने की कोशिश करते हो दो सर्किट्स का जो कि कैस्केडेड फॉर्म में जो है वो लगे हुए होते हैं। ये कॉन्सेप्ट होता है आपके पास कैस्केडेड फॉर्म में। इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को जब भी आप कैस्केडेड फॉर्म में यूज़ करोगे तो इस चीज़ का आपने जो है वो हमेशा से ख्याल रखना होता है। ये चीज़ क्लियर हुई है? जी सर। यस सर। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं। उसके बाद आती है आपकी पैरेलल फॉर्म। ये आप लोगों ने सब किया हुआ है। मैं जैसे इसको मैंने पहले भी बताया, जैसे LCS के परस्पेक्टिव से बता रहा हूँ कि जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आप लोगों को समझने चाहिए, वो मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ ज़्यादा डिटेल में, ठीक है। अच्छा, पैरेलल फॉर्म में क्या होता है कि आपके पास जो है वो मैंने जिस तरह कहा था कि एक RF इनपुट है, वो 3 गेन्स पैरेलल में लगे हैं, उनसे मल्टीप्लाई उसने होना है। तो आप पैरेलल फॉर्म का इस्तेमाल करते हो। और जब आपने इन तीनों को कंबाइन करना होगा तो आप इसके आगे जो है वो समर लगा दोगे और अलजेब्रिक सम लेके आप जो है वो उसका CFS ले लोगे और CFS को आप इस तरीके से जो है वो रिप्रेजेंट करा दोगे। तो ये पैरेलल फॉर्म की आपको जो है वो फ़ायदा होता है जब इक्विवेलेंट ट्रांसफर फंक्शन पैरेलल सबसिस्टम्स का भी जो है वो निकालना चाह रहे होते हो। ये तो बड़ा सिंपल सा है। उसके बाद आता है फीडबैक फॉर्म। ये थोड़ा सा जो है वो आपके पास ट्रिकी मामला है। अच्छा, फीडबैक जो फॉर्म है ये आपके जो कंट्रोल सिस्टम्स हैं उसकी बेसिस है। आपके कंट्रोल सिस्टम्स में ये जो फीडबैक है ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और बहुत एक्सटेंसिवली यूज़ होता है, क्योंकि जितने भी आपके जो सिस्टम्स हैं जिसमें आपको टाइटर कंट्रोल चाहिए होता है, तो वो टाइटर कंट्रोल के लिए जो है वो आप जो है वो ये फीडबैक सिस्टम्स का इस्तेमाल करते हो। तो आपके पास अक्सर ये अब आपको ब्लॉक डायग्राम अक्सर नज़र आएगी जिसमें आपके पास जो है वो एक इनपुट ट्रांसड्यूसर होगा G1 ऑफ जिसको आप इनपुट दोगे, फिर आपके पास एक कंट्रोलर होगा, एक प्लांट होगा, एक आउटपुट ट्रांसड्यूसर, एक फीडबैक होगा। तो जो भी कंट्रोलर प्लांट है वो G2 मतलब G3 कैस्केडेड फॉर्म में लगा हुआ है, तो उस कैस्केडेड फॉर्म को आप जो है वो G की फॉर्म में रिप्रेजेंट करा दोगे। फिर आउटपुट ट्रांसड्यूसर फीडबैक भी कैस्केडेड फॉर्म में, तो उसको आप H से रिप्रेजेंट करा दोगे। और ये जो अच्छा, अब ये जो G1 है ये आपके पास जो है वो किधर गया है, इसको मैं पहले बता देता हूँ। मैंने जिस तरह कहा कि आपके पास जो है वो ये जो G1 है इनपुट ट्रांसड्यूसर, उसको आप जो है वो शिफ्ट कर सकते हो इधर भी और इधर भी, और इधर शिफ्ट करके आप जो है वो इस इनपुट को सिंपल एक RFS इनपुट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करा सकते हो। इसको हम कहते हैं कि मूविंग ब्लॉक्स का कॉन्सेप्ट आता है कि आप ब्लॉक्स को मूव करके फेमिलियर फॉर्म्स को बनाना चाहते हो, ताकि फेमिलियर फॉर्म्स के लिए फिर आपको उसको सॉल्व करना आसान हो जाता है। मैं इसकी एग्जांपल कराता हूँ डायरेक्ट, उससे ये चीज़ जो है वो क्लियर होगी। सपोज करते हैं हमारे पास ये एक ब्लॉक है,
इसमें जो है वो आपके पास आर ऑफ एस और एक्स ऑफ एस जो है वो समझ में प्लस माइनस होके आ रहा है, और आपके पास जो है वो जी ऑफ एस जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है इधर गेन सी ऑफ एस के साथ। तो आप ये करना चाह रहे हो कि आप जो है वो इस ब्लॉक को जी ऑफ एस को अपनी सहूलत के लिए जी ऑफ एस को इधर लाना चाह रहे हो और इधर लाना चाह रहे हो, आप आउटपुट से हटाना चाह रहे हो। तो उसका तरीका क्या होगा कि आप जी ऑफ एस को इधर रिप्रेजेंट करा दोगे और इधर रिप्रेजेंट करा दोगे। ठीक है, तो ये एक्स ऑफ एस जी ऑफ एस का मल्टीप्लाई होगा, आर ऑफ एस जी ऑफ एस का मल्टीप्लाई होकर आपकी ये जो आउटपुट है ये बन जाएगी। दोनों जो हैं वो वन और द सेम थिंग है। ये आपने ब्लॉक को मूव कराया है टू द लेफ्ट, मतलब आपने इस जी ऑफ एस को जो है वो लेफ्ट साइड पे मूव करा दिया। इसके मुकाबले में अगर जो है वो मैं शेयरिंग चीज़ें एनेबल हुई। अच्छा जी, इधर से खोल लेते हैं। अच्छा, बात मैं कर रहा था कि ये जो फिगर 5.7 जो आपके पास इधर नीचे शो हो रही है, बी फिगर, इस बी फिगर में आपके पास जो है वो जो आप जी एफ एस है उसको राइट साइड पे शिफ्ट करते हो, तो राइट साइड पे जो शिफ्ट करने का की वजह से आपके पास जो जी एफ एस पे इफेक्ट आता है वो ये आता है आपके पास कि आपका जो जी एफ एस है वो जब एक्स ऑफ एस में जाके शिफ्ट होगा, तो जी ऑफ एस इधर शिफ्ट होकर जब एक्स ऑफ एस में आएगा तो ये 1/जी ऑफ एस हो जाएगा, और इधर जब सी ऑफ एस में जाएगा तो वो सिंपल जी ऑफ एस की फॉर्म में रह जाएगा, और इसके इक्विवेलेंट जो है वो राइट पे इस वजह से आता है कि आप इसकी इक्वेशन बनाओ तो ये क्या बनती है, आर ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस माइनस एक्स ऑफ एस इज इक्वल टू सी ऑफ एस, ये बनती है जो ये अब आपको इधर नज़र आ रही है। जब आप इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आर ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस, जब आप इसको इधर लेकर जाओगे तो सी ऑफ एस जो है वो बन जाएगा आर ऑफ एस प्लस 1/जी एस इंटू जी ऑफ एस इंटू एक्स ऑफ एस बन जाएगा। तो इस वजह से अब आपके पास जो है वो
एक्सट्रैक्शन जो है एक्स ऑफ एस के साथ वो सिंपल कुछ नहीं 1 होना चाहिए कोफिशिएंट, जब वो कोफिशिएंट 1 होना चाहिए तो इसका मतलब ये कि जी ऑफ एस जब इधर शिफ्ट होगा तो 1/GS बन जाएगा। इसी तरह जो है वो अब आपके पास अगर मैं ये एग्जांपल लूँ, इसमें जी ऑफ एस को मैंने लेफ्ट पे लेकर आना है, सिर्फ एक जो आपके पास लूप है वो आर ऑफ एस के साथ जी ऑफ एस मल्टीप्लाई हो रहा है, बाकी दोनों जो लूप्स या रोज हैं उसमें सिर्फ आर ऑफ एस है। तो जी ऑफ एस को जो आप इधर लेकर आओगे तो आर ऑफ एस के साथ वो मल्टीप्लाई 1 जी ऑफ एस कर दोगे, बाकी दोनों के साथ 1/जी ऑफ एस कर दोगे। इसी तरह यहाँ पे अगर जी ऑफ एस इसको आपने राइट पे मूव करना है तीनों पिक ऑफ पॉइंट्स पे, तीनों पिक ऑफ पॉइंट्स पे जाके वो एग्जैक्टली आपके पास जो है वो जी ऑफ एस से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है वो आप जो है वो इनको पिक ऑफ पॉइंट्स के हिसाब से मूव लेफ्ट या राइट करते हो। आखिरी चीज़ जो है वो आज की रिडक्शन बाय फेमिलियर फॉर्म्स है, इसको देख लेते हैं जल्दी से, फिर हम इसको वाइंड अप करते हैं लेक्चर को। यही जो मैंने राइट और लेफ्ट का कॉम्बिनेशन बताया है इसको आप जो है वो रिडक्शन की मेथड में भी यूज़ करते हो। सपोज ये आपके पास एक ब्लॉक डायग्राम आपको दे दी गई है और आपको कहा गया है कि भाई इसको ब्लॉक डायग्राम को रिड्यूस करके जो है वो सिंगल ट्रांसफर फंक्शन में आप जो है वो इसको कन्वर्ट करो। तो इसका तरीका जो है वो ये होता है कि आप जो समीशंस हैं उसको कंबाइन करना स्टार्ट करते हो, G2 G3 को कंबाइन कर दोगे, फिर H1 H2 H3 को भी कंबाइन कर सकते हो। तो उसका जो कॉम्बिनेशन है वो क्या है कि G2 G3 को आपने कंबाइन करके G3 G2 कर दिया और H1 H2 H3 इधर माइनस होते हैं, माइनस H1 प्लस H2 माइनस H3 माइनस H2 प्लस H1 और प्लस H3 और ये इधर माइनस कर दिया। अगर आप इधर प्लस कर देते हो तो फिर ये माइनस H1 प्लस H2 प्लस माइनस H3 बन जाएगा। जब ये दोनों आपके पास कंबाइन हो गए अब आप इनका जो है वो ट्रांसफर फंक्शन आराम से फीडबैक की फॉर्म में ले सकते हो। वो ट्रांसफर फंक्शन आपके पास जो है वो ये आ जाता है। ये ट्रांसफर फंक्शन कहाँ से आया, ये अभी जो हमने पढ़ा है कि आपके पास जो फीडबैक वाला सिस्टम होता है उस सिस्टम में जब आप जी ऑफ एस और एच ऑफ एस को इस तरह लिखते हो तो वो जो आपके पास ट्रांसफर फंक्शन आता है जी ऑफ एस डिवाइडेड बाई 1 प्लस या माइनस जो भी आपके पास इधर वैल्यू है प्लस या माइनस की, जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। इस तरीके से आपका ट्रांसफर फंक्शन फीडबैक की फॉर्म में आता है। तो वही फीडबैक फॉर्म वाला ट्रांसफर फंक्शन हमने जो है वो रिडक्शन के लिए भी यूज़ किया और इसको इस तरह जो है वो रिड्यूस कराया है। आज तक बस हम इतना ही करेंगे, कल जो है वो हम जो है वो मूविंग ब्लॉक के हिसाब से रिडक्शन को देखेंगे, फिर हमारा जो ये भी चैप्टर है ये भी वाइंड अप हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है, वरना फिर हम वाइंड अप करते हैं आज का लेक्चर। क्लियर है सर। अच्छा जी, अटेंडेंस लगाई जाए। अच्छा जी, सईदुल्ला आया हुआ है, अब्दुल वहाब यस मुश्ताक। सर, वो नमाज पढ़ने गए। ठीक है, अब्दुल वहाब प्रेजेंट सर। मुश्ताक, Yes, sir. अरशद अली, Present. Yes, sir. Present, sir. Asad. फरजीन तारिक, हाँ सर। अम्माद तारिक, प्रेजेंट स्नेहा सर। शफकत, प्रेजेंट। मनाल, प्रेजेंट सर। मोहम्मद अवैस, अवैस नहीं है, मोहम्मद नबील खान, Yes, sir. मोहम्मद वलीद जफर, Present, sir. सैयद हमजा जलाल, Present, sir.
उसामा जुबैर नहीं है, जिशान खालिद नहीं है, मोहम्मद बिलाल वारिस, प्रेजेंट सर। वकार अहमद, प्रेजेंट सर। मोहम्मद हमजा खान, नवीद सालेह, प्रेजेंट सर। मोहम्मद वलीद में है कौन है नवीद? प्रेजेंट हाँ, सर। मोहम्मद वसीम, सॉरी, अनस महमूद प्रेजेंट भट्ट सर। नहीं, मोमिन आदिल, नमाज पढ़ने प्रेजेंट गए हैं सर। वो। अच्छा, हाफिज हाँ, हमजा प्रेजेंट तारिक सर, आ गया। प्रेजेंट सर। और अहमद अली हनीफ। प्रेजेंट सर। ठीक है जी, बस प्रेजेंट। कल को इसकी तैयारी करो। कल चौथे चैप्टर से आप लोगों का क्विज होगा एक्सक्यूज मी सर। और उसके बाद फिर मैं कल मिड का कोर्स वगैरह भी सारी चीज़ें बता दूंगा। हाँ जी, क्वेश्चन है, पूछो। सर वो असाइनमेंट में थोड़ा सा अगर बता दें सर, वो वीएफ की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना, सब नहीं समझ रहा है। किस फॉर्म में? सॉरी, मैं समझा नहीं सवाल को। सर वो जो ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करना है सर, उसमें वो जो थीटा एम है ओवर वीएफ है सर। तो हाँ हाँ हाँ। वीएफ तो फील्ड 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 फी- वोल्टेज है सर, तो हम उसको फील्ड वोल्टेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, या फील्ड वोल्टेज को जो नहीं, दूसरा है सर उसको उसको कैसे लेंगे। अच्छा, वो फीड वोल्टेज में जो था वो आपको इस तरह था कि वीएफ जो था वो आपको एज एन इनपुट वोल्टेज गिवन थी ना। ओके उस सर। उसको एज एन इनपुट वोल्टेज आपने जो है वो कंसीडर करना था। नहीं समझे? सर देन नहीं समझे सर, बीच में तो गैप है सर, तो फिर उसको हमने इनपुट ओवर आउटपुट कर देना है, जो आउटपुट है, या इनपुट देखो, इज इक्वल टू आउटपुट। हाँ, वो देखो, आपके पास जो था वो थीटा एल ऑफ एस निकालने के लिए जो है वो अब आपको जो दो चीज़ें आपने निकालनी थी उसमें, एक तो आपको गेयर रेशो पता लग जाना था, ठीक है, थीटा एल ओवर थीटा एन, ठीक है, दो ही आपके पास जो थे ना वो उसमें गेयर्स थे, जी सर। एक तो वो ये चीज़ वो थी, तो गिवन थे। ठीक है। उसके बाद फिर अब आपने नेक्स्ट ये करना था कि आपने ग्राउंड करंट आई जी निकालना था और जो ग्राउंड वोल्टेज थी वी जी वो निकालनी थी सबसे पहले, ठीक हो गए सर। ठीक है। अच्छा, जब ये दो चीज़ें आपने निकाल लेनी थी तो उसके बाद आपने वी जी का जो एक्सप्रेशन निकालना था, वो खैर मैं अभी सोल्यूशन इसमें लगा दूंगा, तो मैं बस उसको अभी एक्सप्लेन कर दूँ जल्दी जल्दी। तो अब जब उसके बाद आपने टी एम की इक्वेशन निकालनी थी, जो मोटर टॉर्क की इक्वेशन थी जो हम निकालते थे गियर रेशो के हिसाब से, वो करके लोड भी उसमें लगा हुआ था और वो निकालनी थी, टी एम की इक्वेशन वो निकाली है। सर टीएम की इक्वेशन तक तो चले गए सर, उसके बाद हमने जो गियर रेशियो में जे और मोटर के जो डैम्पिंग है वो हाँ जो हाँ हाँ बाकी चीजें वो हाँ सारी तो कर ली है, लेकिन सर वीएफ की फॉर्म में कैसे करना है? क्योंकि जो हमारी स्लाइड में हुई है उसमें तो वीएफ वो कांस्टेंट है सर, हाँ, या फिक्स्ड ठीक है। फिक्स्ड फील्ड है, नहीं, तो तो उसमें वो मैंने कोई इधर वैल्यू नहीं निकाली हुई थी, तो इसलिए आपने जस्ट जो थे उसको वो एक्सप्रेशन की फॉर्म में उसको ले आना था। ओके सर। मतलब वो सर वो मैंने जो सॉल्व किया हुआ है वो उसमें क्रैमर्स रूल से किया हुआ है, तो मैं चलो अपना क्रैमर्स रूल से जो सॉल्व किया हुआ है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। मैंने जो इस तरीके से किया था कि मैंने जो था वो वी जी की एक्सप्रेशन निकाली थी इन टर्म्स ऑफ वी एफ, ठीक है। और जब मैंने वी जी की ओके सर। इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ वी एफ निकाल दी थी तो थीटा एल ओवर वी जी की फॉर्म में जब मेरे पास आ रहा था तो उसकी वी जी की जगह मैंने वी एफ प्लग इन कर दिया था। ठीक हो गया सर। ठीक है, तो वो उस तरीके से आप जो है वो उसको इजी सॉल्व कर, लेकिन मैं खैर ये इसकी असाइनमेंट के जो सोल्यूशन है वो अपलोड कर दूंगा आज या कल में ना, तो उससे आपको और चीज़ क्लियर हो जाएगी। ओके सर। सर इसमें एक और इशू भी आया था कि हाँ, इसका ना एक सोल्यूशन इंटरनेट के ऊपर हमें मिला था, तो उसके अंदर अच्छा ये जो एन एन था ना वो इन्होंने थीटा एल ओवर थीटा एम लिया हुआ था, तो अच्छा। हमने इसमें एन वन ओवर एन टू नहीं करना, क्योंकि अगर उस तरह करेंगे तो वो तो फिर हम टी एम की जो एक्सप्रेशन निकालते हैं उसके अंदर एन वन ओवर एन टू होल स्क्वायर या जो भी होगा मतलब स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे, इधर तो स्क्वायर की फॉर्म में उसने किया हुआ ही नहीं है। अच्छा, वो इस वजह से नहीं किया हुआ होगा कि स्क्वायर स्क्वायर से कट जाएगा ना, और एक तो ये वजह होती है, प्लस जो गियर रेशो है ना, जो गियर रेशो है आपके पास वो हमेशा से विदाउट स्क्वायर आती है, जिस तरह मैंने एन इज इक्वल टू एन वन ओवर एन टू लिया हुआ था, ये वजह है। नहीं तो सर जिस तरह आपने हमें कराया था जब हम वो जे एम की एक्सप्रेशन निकालते हैं जिस तरह
जब हम उनको थीटा एल, जिस तरह थीटा एल के लिए हमें करना है तो हाँ 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 जे एम एस स्क्वायर प्लस बी एम एस, तो उसको हम गियर रेशियो के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं ना। नहीं, किसकी बात कर रहे हो? गियर में जो आप करते हो वो इस तरीके से करते हो कि मैं एग्जांपल देता हूँ आपको इस तरीके। जो आपके पास स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग के अंदर आप जो है वो एस स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हो, ऐसे ही होता है। इससे बात समझ नहीं आई। मैं ये कह रहा हूँ कि जो आप गियर के साथ करते हो, एन के साथ मल्टीप्लाई करते हो, तो थीटा और 1 ओवर थीटा 2 करते हो ना। स्प्रिंग के साथ जब आप कर रहे हो तो 3 अगर आपके पास लगे होते हैं, सपोज स्प्रिंग, डैम्पर, या जो तीसरा होता है आपके पास वो मैस होता है या इनर्शिया होता है, यस सर। उसकी बात कर रहे हो आप? हाँ जी। एक मिनट रुक जाओ, करके मैं निकाल ही देता हूँ वो बुक से। अच्छा जी, मनाल, जब आप विस्कस टेम्पर को यूज़ करते हो या आप जो है वो इनर्शिया को यूज़ करते हो, तो उसके साथ आप जो है वो टर्न्स रेशो का स्क्वायर लेते हो, n1 ओवर n2 स्क्वायर, ऐसे ही है? यस सर। अच्छा, जब आप थीटा के साथ इस्तेमाल कर रहे होते थे तो उसमें आप स्क्वायर नहीं लेते थे ना, उसमें तो थीटा 2 इज इक्वल टू n1 ओवर n2 थीटा 1 ले लेते थे। एक मिनट में आपको शो करा देता हूँ, ये जो है एग्जांपल इसमें नज़र आ रही है चीज़। जब आप थीटा के साथ लेते हो तो थीटा 2 इज इक्वल टू n1 ओवर n2 थीटा 1 ले लेते हो, सिंपल। ठीक हो गया, समझ जब आ आप गई। इनर्शिया के साथ करते हो तो n1 ओवर n2 होल स्क्वायर लेते हो। सही, क्लियर हो गया सर। ठीक है, तो मैं ये सोल्यूशन अपलोड कर दूंगा तो इंशाल्लाह आपकी वो सारी कन्फ्यूजन जो है वो क्लियर हो जाएगी। इसी तरह के सवाल आपके जो हैं वो पेपर में भी आपको नज़र आएंगे, न्यूमेरिकल्स। ओके सर। ठीक है जी, चलो जी आज की क्लास बस ख़त्म करते हैं, कल इंशाल्लाह फिर क्लास में लगा होती है। सर अल्लाह जी हाफ़िज़। मिड में बीसी के रिलेटेड ही आएंगे ना? हैं? मिड में बीसी के रिलेटेड ही क्वेश्चन आएंगे ना? किससे रिलेटेड, सॉरी? सर उसका क्वेश्चन है कि इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे ना मिड में? मिड में हाँ इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, न्यूमेरिकल्स। ठीक हो गया सर, क्योंकि वो अक्सर टीचर होते हैं जो समझा रहे होते हैं उसके उल्टी पेपर में आया हुआ होता है, फिर नहीं, वो मुश्किल हो जाती है। मैं पेपर कोई में नई बनाऊंगा, ट्रिक आ सकते तो हैं। पेपर में जब बनाऊंगा तो उसके बाद जो है वो हम एक शायद छोटा सा सेशन रख लें पेपर से पहले, ये छुट्टियों में कहीं अगर तुम सारे अवेलेबल हुए तो एक छोटा सा सेशन भी बेशक रख लेंगे, तो उसमें जो जो क्यूरीज हैं तुम लोगों की वो पूछ सकते हो, कोई इतना मसला नहीं है। मतलब आपस में डिस्कस कर लेना, अगर तुम लोगों को एक छोटा मोटा सेशन रखने की ज़रूरत पड़ती है पेपर से पहले, जो है कि कुछ सवालात हैं, कुछ पेपर पैटर्न के हवाले से चीज़ें हैं, तो वो तुम रख सकते हो। मैं आ भी जाऊँगा, मैं बता भी दूँगा, वो कोई इतना इशू नहीं है। ओके सर। चलो जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।